भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के प्रयास 1926 से ही शुरू कर दिए थे। अमृतसर में 11, 12, 13 अप्रैल 1928 को हुए नौजवान भारत सभा के सम्मेलन के लिए सभा का घोषणा पत्र तैयार किया गया। भगत सिंह इस सभा के महासचिव और भगवती चरण वोहरा प्रचार सचिव बने। नौजवान साथियों, हमारा देश एक अव्यवस्था की स्थिति से गुजर रहा है। चारों तरफ एक दूसरे के प्रति अविश्वास और हताशा का साम्राज्य है। देश के बड़े नेताओं ने अपने आदर्श के प्रति आस्था खो दी है और उनमें से अधिकांश को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। भारत की आजादी के पैरोकारों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है और उनमें उत्साह का अभाव भी है। चारों तरफ अराजकता है, लेकिन किसी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में अराजकता एक अनिवार्य तथा आवश्यक दौर है। ऐसी ही नाजुक घड़ियों में कार्यकर्ताओं की ईमानदारी की परख होती है, उनके चरित्र का निर्माण होता है, वास्तविक कार्यक्रम बनता है और तब नए उत्साह, नई आशाओं, नए विश्वास और नए जोशो खरोश के साथ काम आरंभ होता है। इसलिए इसमें मनोच्छा करने की कोई बात नहीं है। हम अपने आप को एक नए युग के द्वार पर खड़ा पाकर बड़े भाग्यशाली हैं। अंग्रेज नौकरशाही के बड़े पैमाने पर गुणगान करने वाले गीत अब सुनाई नहीं देते। अंग्रेज का हमसे यह ऐतिहासिक प्रश्न है कि तुम तलवार प्रशासित होंगे या कलम से। अब ऐसा नहीं रहा कि उसका उत्तर न दिया जाता हो। लॉर्ड बर्किनहेड के शब्दों में, हमने भारत को तलवार के सहारे जीता और तलवार के बल से ही हम उसे अपने हाथ में रखेंगे। इस खरेपन ने अब सब कुछ साफ कर दिया है। जलियांवाला और मानावाला के अत्याचारों को याद करने के बाद उद्धृत करना कि अच्छी सरकार स्वशासन का स्थान नहीं ले सकती, बेहूदगी ही कही जाएगी। यह बात तो स्वतः स्पष्ट है। भारत में अंग्रेजी हुकूमत की दी हुई सुख संपदाओं के बारे में भी सुन लीजिए। भारत के उद्योग धंधों के पतन और विनाश के बारे में बतौर गवाही क्या रमेश चंद्र दत्त, विलियम डिग्बी और दादा भाई नौरोजी के सारे ग्रंथों को उद्धृत करने की आवश्यकता होगी? क्या इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रमाण जुटाना पड़ेगा कि अपनी उपजाऊ भूमि तथा खानों के बावजूद आज भारत सबसे गरीब देशों में से एक है, कि भारत जो अपनी महान सभ्यता पर गर्व कर सकता था आज बहुत पिछड़ा हुआ देश है, जहां साक्षरता का अनुपात केवल 5% है? क्या लोग यह नहीं जानते कि भारत में सबसे अधिक लोग मरते हैं और यहां बच्चों की मौत का अनुपात दुनिया में सबसे ऊंचा है? प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएंजा तथा इसी प्रकार की अन्य महामारियां आए दिन की व्याधियां बनती जा रही है। क्या बार बार यह सुनना कि हम स्वशासन के योग्य नहीं हैं एक अपमानजनक बात नहीं है? क्या यह तौहीन की बात नहीं है कि गुरुवार गोविंद सिंह, शिवाजी और हरि सिंह जैसे शूरवीरों के बाद भी हमसे कहा जाए कि हमें अपनी रक्षा करने की क्षमता नहीं है? खेद है कि हमने अपने वाणिज्य और व्यवसाय को उसकी शैशवावस्था में ही कुचला जाते नहीं देखा। जब बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में गुरुवार नानक स्टीमशिप चालू करने का पहला प्रयास किया था तो दूर देश कनाडा में और भारत आते समय उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और अंत में बज के बंदरगाह पर उन साहसी मुसाफिरों का गोलियों से खूनी स्वागत किया गया। और भी क्या कुछ नहीं किया गया? क्या हमने यह सब नहीं देखा? उस भारत में जहां एक द्रौपदी के सम्मान की रक्षा में महाभारत जैसा महायुद्ध लड़ा गया था, वहां 1919 में दर्जनों द्रौपदियों को बेइज्जत किया गया, उनके नंगे चेहरों पर थूका गया। क्या हमने यह सब नहीं देखा? फिर भी हम मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट हैं। क्या यह जीने योग्य जिंदगी है? क्या हमें यह महसूस कराने के लिए कि हम गुलाम हैं और हमें आजाद होना चाहिए, किसी दैवी ज्ञान या आकाशवाणी की आवश्यकता है? क्या हम अवसर की प्रतीक्षा करेंगे या किसी अज्ञात की प्रतीक्षा करेंगे कि हमें महसूस कराए कि हम दलित लोग हैं? क्या हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई दैवी सहायता आ जाए या फिर कोई जादू हो जाए कि हम आजाद हो जाए? क्या हम आजादी के बुनियादी सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं? जिन्हें आजाद होना है उन्हें स्वयं चोट करनी पड़ेगी। नौजवानी जागी उठो, हम काफी देर सो चुके। हमने केवल नौजवानों से ही अपील की है क्योंकि नौजवान बहादुर होते हैं, उदार एवं भावुक होते हैं, क्योंकि नौजवान भीषण अमानवीय यंत्रणाओं को मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर लेते हैं और बगैर किसी प्रकार की हिचकिचाहट के मौत का सामना करते हैं, क्योंकि मानव प्रगति का संपूर्ण इतिहास नौजवान आदमियों तथा औरतों के खून से लिखा है, क्योंकि सुधार हमेशा नौजवानों की शक्ति, साहस, आत्मबलिदान और भावात्मक विश्वास के बल पर ही प्राप्त हुए हैं। ऐसे नौजवान जो भय से परिचित नहीं हैं और जो सोचने के बजाय दिल से महसूस कहीं अधिक करते हैं। क्या यह जापान के नौजवान नहीं थे जिन्होंने पोर्ट आर्थर तक पहुंचने के लिए सूखा रास्ता बनाने के उद्देश्य से अपने आप को सैकड़ों की तादाद में खाइयों में झोंक दिया था?
और जापान आज विश्व के सबसे आगे बढ़े हुए देशों में से एक है। क्या यह पोलैंड के नौजवान नहीं थे जिन्होंने पिछली पूरी शताब्दी भर बार बार संघर्ष किए, पराजित हुए और फिर बहादुरी के साथ लड़े? और आज एक आजाद पोलैंड हमारे सामने है। इटली को ऑस्ट्रिया के जुए से किसने आजाद किया था? तरुण इटली ने। युवा तुर्कों ने जो कमाल दिखलाया, क्या आप उसे जानते हैं? चीन के नौजवान जो कर रहे हैं, उसे क्या आप रोज समाचार पत्रों में नहीं पढ़ते हैं? क्या यह रूस के नौजवान नहीं थे जिन्होंने रूसियों के उद्धार के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी? पिछली शताब्दी भर लगातार केवल समाजवादी पर्चे बांटने के अपराध में सैकड़ों हजारों की संख्या में उन्हें साइबेरिया में जलावतन किया गया था। दोस्तोयेव्स्की जैसे लोगों को सिर्फ इसलिए जेलों में बंद किया गया कि वे समाजवादी डिबेटिंग, बहस मुबाहसा चलाने वाली सोसाइटी के सदस्य थे। बार बार उन्होंने दमन के तूफान का सामना किया, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। ये संघर्षरत नौजवान थे, और सब जगह नौजवान ही निडर होकर बगैर किसी हिचकिचाहट के और बगैर लंबी चौड़ी उम्मीदें बांधे लड़ सकते हैं। और आज हम महान रूस में विश्व के मुक्तिदाता के दर्शन कर सकते हैं। जबकि हम भारतवासी, हम क्या कर रहे हैं? पीपल की एक डाल टूटते ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं चोटिल हो उठती हैं। बुतों को तोड़ने वाले मुसलमानों के ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है और फिर भी नापाक हिंदुओं के खून से कम किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भारत में लोग पवित्र पशु के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। हमारे बीच और भी बहुत से लोग हैं जो अपने आलसीपन को अंतर्राष्ट्रीयतावाद की निरर्थक बकवास के पीछे छिपाते हैं। जब उनसे अपने देश की सेवा करने को कहा जाता है तो वे कहते हैं, श्रीमान जी, हम लोग जगत बंधु हैं और सार्वभौमिक भाईचारे में विश्वास करते हैं। हमें अंग्रेजों से झगड़ना नहीं चाहिए, वे हमारे भाई हैं। क्या खूब विचार है, क्या खूबसूरत शब्दावली है, लेकिन वे इसके उलझाव को नहीं पकड़ पाते। सार्वभौमिक भाईचारे के सिद्धांत की मांग है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का और राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का शोषण असंभव बना दिया जाए, सबको बगैर किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाएं। भारत में ब्रिटिश शासन इन सब बातों का ठीक उल्टा है और हम उससे किसी प्रकार का सरोकार नहीं रखेंगे। अब दो शब्द समाज सेवा के बारे में। बहुत से नेक मनुष्य सोचते हैं कि समाज सेवा उन संकुचित अर्थों में जिनमें हमारे देश में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और समझा जाता है, हमारी सभी बीमारियों का इलाज है और देश सेवा का सबसे अच्छा तरीका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से ईमानदार नौजवान सारी जिंदगी गरीबों में अनाज बांटकर या बीमारों की सेवा करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये अच्छे और आत्मत्यागी लोग हैं, लेकिन वे यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि भारत में भूख और बीमारी की समस्या को खैरात के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। वे हमारे रास्ते के रोड़े साबित हुए हैं और हमें उनसे हर हालत में छुटकारा पा लेना चाहिए। जो चीज आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए। इसी प्रकार की और भी बहुत सी कमजोरियां हैं जिन पर हमें विजय पानी है। हिंदुओं का दकियानूसीपन और कट्टरपन, मुसलमानों की धर्मांधता तथा दूसरे देशों के प्रति लगाव और आमतौर पर सभी संप्रदायों के लोगों का संकुचित दृष्टिकोण आदि बातों का विदेशी शत्रु हमेशा लाभ उठाता है। इस काम के लिए सभी समुदायों के क्रांतिकारी उत्साह वाले नौजवानों की आवश्यकता है। हमने कुछ भी हासिल नहीं किया और हम किसी भी उपलब्धि के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार नहीं है। संभावित उपलब्धि में किस संप्रदाय का क्या हिस्सा होगा, यह तय करने में हमारे नेता आपस में झगड़ रहे हैं। महज अपनी बुजदिली को और आत्मत्याग की भावना के अभाव को छिपाने के लिए वे असली समस्या पर पर्दा डालकर नकली समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। यह आराम तलब राजनीतिज्ञ हड्डियों के उन मुट्ठी भर टुकड़ों पर आंखें गड़ाए बैठे हैं जिन्हें, जैसा उनका विश्वास है, सशक्त शासकगण उनके सामने फेंक सकते हैं। यह बहुत ही अपमानजनक बात है। जो लोग आजादी की लड़ाई में बढ़कर आते हैं वे बैठकर यह तय नहीं कर सकते कि इतने त्याग के बाद उनकी कामयाबी होगी और उसमें उन्हें इतना हिस्सा सुनिश्चित रहना चाहिए। इस प्रकार के लोग कभी भी किसी प्रकार का त्याग नहीं करते। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बगैर उम्मीदों के, निर्भय होकर और बगैर किसी प्रकार की हिचकिचाहट के लड़ने को तैयार हों और बगैर सम्मान के, बगैर आंसू बहाने वालों के और बगैर प्रशस्तिगान के मृत्यु का आलिंगन करने को तैयार हों। इस प्रकार के उत्साह के अभाव में हम दो मोर्चा वाले उस महान युद्ध को नहीं लड़ सकेंगे जिसे हमें लड़ना है। यह युद्ध दो मोर्चा वाला है, क्योंकि हमें एक तरफ अंदरूनी शत्रु से लड़ना है और दूसरी तरफ बाहरी दुश्मन से।
हमारी असली लड़ाई स्वयं अपनी अयोग्यताओं के खिलाफ है। हमारा शत्रु और कुछ हमारे अपने लोग निजी स्वार्थ के लिए उनका फायदा उठाते हैं। पंजाब के नौजवानों, दूसरे प्रांतों के युवक अपने क्षेत्रों में जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। बंगाल के नौजवानों ने 3 फरवरी को जिस जागृति तथा संगठन क्षमता का परिचय दिया, उससे हमें सबक लेना चाहिए। अपनी तमाम कुर्बानियों के बावजूद हमारे पंजाब को राजनैतिक तौर पर पिछड़ा हुआ प्रांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लड़ाकू कम होने के बावजूद हम संगठित एवं अनुशासित नहीं हैं। हमें तक्षशिला विश्वविद्यालय पर गर्व है, लेकिन आज हमारे पास संस्कृति का अभाव है और संस्कृति के लिए उच्च कोटि का साहित्य चाहिए, जिसकी संरचना सुविकसित भाषा के अभाव में नहीं हो सकती। दुख की बात है कि आज हमारे पास उनमें से कुछ भी नहीं है। देश के सामने उपस्थित उपरोक्त प्रश्नों का समाधान तलाश करने के साथ साथ हमें अपनी जनता को आने वाले महान संघर्ष के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। हमारी राजनैतिक लड़ाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के ठीक बाद से ही आरंभ हो गई थी। वह कई दौरों से होकर गुजर चुकी है। 20वीं शताब्दी के आरंभ से अंग्रेज नौकरशाही ने भारत के प्रति एक नई नीति अपनाई है। वे हमारे देश के पूंजीपति तथा निम्न पूंजीपति वर्ग को सहूलियतें देकर उन्हें अपनी तरफ मिला रहे हैं। दोनों का हित एक हो रहा है। भारत में ब्रिटिश पूंजी के अधिकाधिक प्रवेश का अनिवार्यतः यही परिणाम होगा। निकट भविष्य में बहुत शीघ्र हम उस वर्ग को तथा उसके नेताओं को विदेशी शासकों के साथ जाते देखेंगे। किसी गोलमेज कॉन्फ्रेंस या इसी प्रकार की और किसी संस्था द्वारा दोनों के बीच समझौता हो जाएगा। तब उनमें शेर और लोमड़ी के बच्चे का रिश्ता नहीं रह जाएगा। समस्त भारतीय जनता के आने वाले महान संघर्ष के भय से आजादी के इन तथाकथित पैरोकारों की कतारों की दूरी बगैर किसी समझौते के भी कम हो जाएगी। देश को तैयार करने के भावी कार्यक्रम का शुभारंभ इस आदर्श वाक्य से होगा, क्रांति जनता द्वारा, जनता के हित में। दूसरे शब्दों में 98% के लिए स्वराज्य। स्वराज्य जनता द्वारा प्राप्त ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी। यह एक बहुत कठिन काम है। यद्यपि हमारे नेताओं ने बहुत से सुझाव दिए हैं, लेकिन जनता को जगाने के लिए कोई योजना पेश करके उस पर अमल करने का किसी ने भी साहस नहीं किया। विस्तार में गए बगैर हम यह दावे से कह सकते हैं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए रूसी नवयुवकों की भांति हमारे हजारों मेधावी नौजवानों को अपना बहुमूल्य जीवन गांवों में बिताना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि भारतीय क्रांति वास्तव में क्या होगी। उन्हें समझाना पड़ेगा कि आने वाली क्रांति का मतलब केवल मालिकों की तब्दीली नहीं होगा, उसका अर्थ होगा नई व्यवस्था का जन्म, एक नई राजसत्ता। यह एक दिन या एक वर्ष का काम नहीं है। कई दशकों का अद्वितीय आत्मबलिदान ही जनता को उस महान कार्य के लिए तत्पर कर सकेगा और इस कार्य को केवल क्रांतिकारी युवक ही पूरा कर सकेंगे। क्रांतिकारी से लामुहाला एक बम और पिस्तौल वाले आदमी से अभिप्राय नहीं है। युवकों के सामने जो काम है वह काफी कठिन है और उनके साधन बहुत थोड़े हैं। उनके मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी आ सकती हैं, लेकिन थोड़े किंतु निष्ठावान व्यक्तियों की लगन उन पर विजय पा सकती है। युवकों को आगे जाना चाहिए। उनके सामने जो कठिन एवं बाधाओं से भरा हुआ मार्ग है और उन्हें जो महान कार्य संपन्न करना है उसे समझना होगा। उन्हें अपने दिल में यह बात रख लेनी चाहिए कि सफलता मात्र एक संयोग है, जबकि बलिदान एक नियम है। उनके जीवन अनवरत असफलताओं के जीवन हो सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह को आजीवन जिन नारकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, हो सकता है उससे भी अधिक नारकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़े। फिर भी उन्हें यह कहकर कि अरे यह सब तो भ्रम था, पश्चाताप नहीं करना होगा। नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी लड़ाई में अपने आप को अकेला पाकर हताश मत होना। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने ऊपर भरोसा करो। सफलता आपकी है। धनहीन, निसहाय एवं साधनहीन अवस्था में भाग्य आजमाने के लिए अपने पुत्र को घर से बाहर भेजते समय जेम्स गैरिबाल्डी की महान जनी ने उससे जो शब्द कहे थे उन्हें याद रखो। उसने कहा था, 10 में से 9 बार एक नौजवान के साथ जो सबसे अच्छी घटना हो सकती है वे यह है कि उसे जहाज की छत पर से समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि वह तैरकर या डूबकर स्वयं अपना रास्ता तय करे। प्रणाम है उस माँ को जिसने ये शब्द कहे और प्रणाम है उन लोगों को जो इन शब्दों पर अमल करेंगे। इतालवी पुनरुत्थान के प्रसिद्ध विद्वान मैजिनी ने एक बार कहा था, सभी महान राष्ट्रीय आंदोलनों का शुभारंभ जनता के अविख्यात या अनजाने गैर प्रभावशाली व्यक्तियों से होता है, जिनके पास समय और बाधाओं की परवाह न करने वाला विश्वास तथा इच्छा शक्ति के अलावा और कुछ नहीं होता। जीवन की नौका को लंगर उठाने दो, उसे सागर की लहरों पर तैरने दो और फिर
लंगर ठहरे हुए छिछले पानी में पड़ता है। विस्तृत और आश्चर्यजनक सागर पर विश्वास करो, वहां अनायास ए नौजवान कोलंबस, जहां ज्वार हर समय ताजा रहता है और शक्तिशाली धाराएं स्वतंत्र होती हैं। सत्य का तुम्हारा नया विश्व हो सकता है। मत हिचको, अवतार के सिद्धांत को लेकर अपना दिमाग परेशान मत करो और उसे तुम्हें हतोत्साहित मत करने दो। हर व्यक्ति महान हो सकता है, बशर्ते कि वह प्रयास करें। अपने शहीदों को मत भूलो। करतार सिंह एक नौजवान था, फिर भी 20 वर्ष से कम की आयु में ही देश की सेवा के लिए आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए वंदे मातरम के नारे के साथ वह फांसी के तख्ते पर झुलाया गया। भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी दोनों ने ही जब ध्येय के लिए जीवन दिया तो वे नौजवान थे। वे तुम्हें से ही थे। तुम्हें भी वैसा ही ईमानदार, देशभक्त और वैसा ही दिल से आजादी को प्यार करने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि वे लोग थे। सब्र और होशो हवास मत खोओ, साहस और आशा मत छोड़ो। स्थिरता और दृढ़ता को स्वभाव के रूप में अपनाओ। नौजवानों को चाहिए कि वे स्वतंत्रता पूर्वक, गंभीरता से, शांति और सब्र के साथ सोचें। उन्हें चाहिए कि वे भारतीय स्वतंत्रता के आदर्श को अपने जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में अपनाएं। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। उन्हें अपने आप को बाहरी प्रभावों से दूर रहकर संगठित करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि मकार तथा बेईमान लोगों के हाथों में न खेलें, जिनके साथ उनकी कोई समानता नहीं है और जो हर नाजुक मौके पर आदर्श का परित्याग कर देते हैं। उन्हें चाहिए कि संजीदगी और ईमानदारी के साथ सेवा, त्याग, बलिदान को अनुकरणीय वाक्य के रूप में अपना मार्गदर्शक बनाएं। याद रखिए कि राष्ट्र निर्माण के लिए हजारों अज्ञात स्त्री पुरुषों के बलिदान की आवश्यकता होती है, जो अपने आराम व हितों के मुकाबले तथा अपने एवं अपने प्रियजनों के प्राणों के मुकाबले देश की अधिक चिंता करते हैं। 6 अप्रैल 1928। वंदे मातरम। भगवती चरण वोहरा, BS, प्रचार मंत्री। नौजवान भारत सभा द्वारा अरोड़ वंश प्रेस, लाहौर से मुद्रित एवं प्रकाशित। आगे भगत सिंह लिखते हैं, सभी देशों को आजाद करवाने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें। साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें। अपने